हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स ऑफ एसी सर्किट्स, जिसमें मैं बेसिक्स जो है एसी सर्किट्स के वो आज कवर करूंगी। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, द इक्वेशन ऑफ द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज फॉर द गिवन वेवफॉर्म इज। ये हमारे पास वेवफॉर्म गिवन है। ए ऑप्शन E is equal to Em sine of omega t. B option E is equal to Vm sine of omega t. C option E is equal to Em sine of omega t plus phi, या फिर E is equal to Vm sine of omega t minus phi. अब आप इस वेवफॉर्म में चेक करो, यहाँ पर ये हमारे पास पहली बात तो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है, तो हमारे पास साइन का फंक्शन ही आएगा। चारों ऑप्शंस में साइन का फंक्शन ही है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि ये जो हमारी वेवफॉर्म है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। ओरिजिन से स्टार्ट होने का क्या मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर जो एंगल होगा वो होगा ओमेगा टी। तो यानी कि मेरे सिर्फ पहले दो जो ऑप्शन हैं वो ही आएंगे यहाँ पर। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन, कोई भी जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ना तो ये हमारे पास प्लस फाई है ना ही माइनस फाई है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारे पास एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है हमारा वो है कैपिटल ई एम। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन ए, E is equal to Em sine of omega t. An alternating current completes 5 cycles in 8 milliseconds. What is its frequency? A part 625 Hz, B part 525 Hz, C part 80 Hz, या फिर D part 920 Hz. अब जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड होते हैं उन दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है? वो होता है कि जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो हमारे पास यहाँ पर टाइम पीरियड गिवन है, बट जो टाइम पीरियड गिवन है 8 मिलीसेकंड का वो 5 साइकिल्स के लिए गिवन है। तो हमें कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमें पहले तो निकालना होगा कि एक साइकिल का क्या टाइम पीरियड है और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, या फिर हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। अब हमारे पास यहाँ पर 5 साइकिल्स हैं तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 डिवाइडेड बाय 8 मिलीसेकंड। तो मिलीसेकंड को अब हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसका एसआई यूनिट है। हमारे पास ये हो जाएगा 10⁻⁻³ हेंस हमारे पास फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आएगी आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यूज इट इज 625 हर्ट्ज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज आंसर ए, 625 हर्ट्ज। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी सप्लाई इज 10 हर्ट्ज, 10 किलोहर्ट्ज, 50 हर्ट्ज या फिर 0 हर्ट्ज। तो जो हमारे पास डीसी सिग्नल होती है ये है मेरा डीसी सिग्नल। इट्स अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू अवर एक्स एक्सिस। तो इसकी कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हमारी ऑसिलेशंस। तो यहाँ पर कोई ऑसिलेशन नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। हेंस एक डीसी सिग्नल का जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज 0 हर्ट्ज। सो आंसर डी इज द correct option. In case of an unsymmetrical alternating quantity, the average value must always be taken over half cycle, quarter cycle, whole cycle या फिर any fraction of the cycle. तो अनसिमेट्रिकल क्वांटिटी से पहले मैं आपको एक सिमेट्रिकल क्वांटिटी का एग्जांपल देती हूँ। सिमेट्रिकल यानी कि हमारी जो वेवफॉर्म है, ये एग्जांपल ले लेते हैं हम, साइन सिग्नल है ना। तो ये मेरी सिमेट्रिकल वेवफॉर्म है, जितना मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल है उतना ही मेरा नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो अगर हम इसकी वंस कंप्लीट साइकिल की एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज इसका 0 होगा। तो साइन सिग्नल मेरा कैसा भी हो,
मेरे पास हमेशा उसका एवरेज जो है वैल्यू वो हमेशा ही 0 आएगी। तो 0 से तो हम कुछ डिपिक्ट नहीं कर पाएंगे, वेव फॉर्म के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं हमें मिल पाएगी, एंगल या एम्पलीट्यूड या कुछ भी और इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो सिमेट्रिकल वेव फॉर्म्स होती हैं उनमें एवरेज हमेशा ही 0 आता है। इसीलिए हमारे पास जब सिमेट्रिकल वैल्यूज होती है, वेव फॉर्म्स होती हैं, उनकी हम एवरेज हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करते हैं। बट यहाँ पर बात हो रही है अनसिमेट्रिकल वेव फॉर्म की, अनसिमेट्रिकल ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो उस केस में हम जो हमारा एवरेज होता है वो होल साइकिल के लिए ही कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमारे पास उसकी एवरेज आ जाती है, क्योंकि वो 0 नहीं आएगी, हमारे पास अनसिमेट्रिकल जो वेव फॉर्म होगी। तो इसीलिए हमेशा ही उन केसेस में हमें होल साइकिल ही कंसिडर करना होगा। The RMS value of an AC signal is 10 ampere. The maximum value will be A 14.14 ampere, B 6.37 ampere, C 141 ampere या फिर D 28.28 ampere। तो हमारे पास यहाँ पर RMS वैल्यू AC सिग्नल की गिवन है, ऑलरेडी RMS करंट गिवन है 10 एम्पियर, और हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम वैल्यू करंट की। मैक्सिमम वैल्यू कह लो या पीक वैल्यू कह लो, एक ही बात होती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो रिलेशनशिप जानना होगा RMS वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का। तो रिलेशन बिटवीन पीक करंट एंड RMS करंट इज, तो मैंने अभी आपको बताया पीक हो या मैक्सिमम हो एक ही बात होती है, IRMS इज इक्वल टू I नॉट डिवाइडेड बाय √2। तो ये RMS वैल्यू हो गई और ये हमारी हो गई पीक वैल्यू। तो हमने यहाँ पर पीक वैल्यू को कैलकुलेट करना है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू को। आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी हैव गॉट द आंसर 14.1 एम्पियर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर ए 14.14 एम्पियर। If wave completes one cycle in 10 microsecond, its frequency will be 10 microhertz, 50 hertz, 10 किलोहर्ट्ज या फिर 100 किलोहर्ट्ज। तो इसको सिंप्लीफाई करने का जो हमारे पास मेथड है, फॉर्मूला है, दैट इज वेरी इजी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल साइकिल की बात हो रही है इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया 1/t। टाइम पीरियड हमारे पास गिवन है 10 माइक्रोसेकंड का, तो माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶, क्योंकि हमें SI यूनिट को यहाँ पे यूज करना होगा विच इज सेकेंड। सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी हैव गॉट 10⁵ हर्ट्ज। अब ये हमारे पास जो आंसर है वो चारों ऑप्शंस में कहीं पे भी मैच नहीं करता है, तो हम इसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 100 किलोहर्ट्ज। किलो मीन्स 10⁻3। तो यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज आंसर डी 100 किलोहर्ट्ज। For a sine wave, average value is equal to dash into maximum value, 2/π, π/2, 1/2 या फिर 2। तो ये तो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूलाज अवेलेबल होते हैं आफ्टर डेरिवेशनल पोर्शंस की एवरेज वैल्यू साइन वेव के केस में एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 2/π इंटू मैक्सिमम वैल्यू। The form factor for a sine wave is 2.22, 1.11, 1.41 या फिर 2.32। तो जो हमारे पास फॉर्म फैक्टर होता है उसका फॉर्मूला होता है RMS अपॉन एवरेज। या हम करंट ले लें या हम वोल्टेज ले लें, एक ही बात है, बट एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है RMS अपॉन एवरेज। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपनी साइन वेव की, तो साइन वेव के केस में हमारे पास जो भी RMS या एवरेज वैल्यू होगी हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे अकॉर्डिंगली। जो भी आपके पास वेव फॉर्म है, जो फॉर्म फैक्टर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंगली ही आपको कैलकुलेट करने रहते हैं। तो अब हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया है IRMS अपॉन I एवरेज। आप ERMS अपॉन E एवरेज भी ले सकते हो क्योंकि फॉर्मूलाज हमारे सेम ही होते हैं। तो IRMS क्या होता है IM अपॉन √2, I एवरेज क्या होता है 2IM अपॉन पाई। तो अल्टीमेटली हमें जो अपनी करंट के फैक्टर्स है ना उनको एलिमिनेट करना है
ताकि हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल। तो ये जो IM है ये मेरा कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। हमारे पास क्या बचा, पाई डिवाइडेड बाय 2√2 और आफ्टर सिंप्लीफाइंग द आंसर विल बी 1.11। तो अब आप यहाँ पर देखो ये जो 1.11 है ये होगा हमारा यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि IM तो कैंसिल आउट ही हो गया एक दूसरे के साथ और हमारे पास कोई भी फैक्टर नहीं बचा। मोर ओवर एम्पियर बाय एम्पियर हमारे पास जो आंसर आएगा यहाँ पर फॉर्म फैक्टर का दैट विल बी अ यूनिटलेस क्वांटिटी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बन गया यहाँ पर दैट इज आंसर बी, विच इज 1.11। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।